हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 9 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो अभी हाल ही में ये राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं मसूद पेजेशकियन। ये चुने गए हैं ईरान के राष्ट्रपति के रूप में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब ईरान में अगर देखा जाए जो इलेक्शन हुए थे, तो ये इलेक्शन इसका एक रीज़न था क्योंकि अभी अगर देखा जाए जो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे, अब पूर्व राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी डेथ हो गई थी अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें। अब इस कारण जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई, इस कारण ईरान में दोबारा इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में मसूद पेजेशकियन जीत गए। और ये एक सुधारवादी नेता हैं, तो ये परिवर्तन चाहते हैं और ये महिलाओं के अधिकारों के और पश्चिमी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए, इंटरनेट से पाबंदी को कम करने के लिए, इन सभी कार्यों में अगर देखा जाए योगदान की बात करते हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो ये सुधारवादी नेता हैं। अब इन्होंने जो हराया था वो सईदी जलीली जो एक की कट्टरवादी नेता हैं, उन्हें हराया है। तो इसी कारण अगर देखा जाए मसूद पेजेशकियन ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये एक सुधारवादी नेता हैं। और ईरान की आपको राजधानी याद रखनी है, ईरान की जो राजधानी है, ईरान की राजधानी है तेहरान। इसके अलावा ईरान में एक जगह बहुत ही ख़ास है, उसका नाम आता है रामसर। और रामसर अगर देखा है इसी के नाम पे रामसर साइट्स भी आती हैं। और रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2 प्रमुख मरुस्थल हैं ईरान में ही, दस्त ए लुट और इसके अलावा एक और है दस्त ए कबीर। तो ये दोनों ही मरुस्थल अगर देखा जाए ईरान में है और काफ़ी फेमस मरुस्थल हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मर्सर की जीवन यापन लागत डाटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अभी हाल ही में मर्सर ने एक रिपोर्ट दी है जीवन यापन के लिए कि रहने योग्य शहर। अब यहाँ पर बात हो रही है दुनिया का सबसे महंगा शहर। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर अगर हम बात करें तो यह है एक तो घर, और इसके अलावा अगर हम बात करें भोजन और स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन। अब इन बेसिक चीज़ों पर अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा महंगा शहर अगर कोई है तो वो है हमारा पहले नंबर पे हांगकांग। तो हांगकांग अगर देखा विश्व का सबसे महंगा रहने योग्य शहर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हांगकांग। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा दूसरा देश है, तो दूसरा हमारा अगर देखा है सबसे महंगा सिंगापुर है। और भारत का अगर हम बात करें तो भारत में एक मात्र हमारा शामिल है भारत का मुंबई, और मुंबई अगर देखा जाए ये हमारा 136वें क्रम पर है। तो भारत में सबसे अगर कोई महंगा है तो रहने योग्य वो है मुंबई, और दुनिया में अगर कोई सबसे महंगा है तो वो है हांगकांग। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है और ये है पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब स्वदेशी है तो इसका निर्माण करने वाला कौन है? DRDO। और DRDO अगर देखा जाए तो DRDO के द्वारा ही इसकी टेस्टिंग की गई है। और DRDO की स्थापना हुई थी हमारी 1 जनवरी 1958 को। और अगर हम बात करें कि इसके पहले अध्यक्ष अगर कोई थे तो इसके पहले अध्यक्ष थे दौलत कोठारी, जो DRDO के पहले अध्यक्ष थे। और अगर हम वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर कामत। और DRDO ने इस मिसाइल की जो टेस्टिंग करी है ये करी है सुखोई विमान से। तो विमान का नाम भी आपको याद रखना है, सुखोई विमान। अब इस विमान से जो मिसाइल की टेस्टिंग की गई है इसकी खास बात यह है
ये स्पेशली अगर देखा एयरफोर्स के लिए बनाई गई है, और ये जहाँ कहीं से भी रेडिएशन निकलता है या विकिरण उत्सर्जित होता है उसके टारगेट के लिए इसे बनाया गया है। तो इसका नाम है हमारा अगर देखा जाए तो रुद्रम फर्स्ट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रुद्रम फर्स्ट भारतीय वायुसेना के लिए पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई गई है, जिसे सुखोई विमान से जिसका परीक्षण किया गया है, और इसका परीक्षण करने वाला कौन है? डीआरडीओ। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष अगर कोई हैं तो वो हैं समीर कामत। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट परी, अब प्रोजेक्ट परी की शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ अभी अगर देखा जाए इस साल 2024 में यूनेस्को की बैठक आयोजित होगी। अब जो यूनेस्को की अगर देखा जाए, यूनेस्को की जो बैठक है तो ये हमारे यहाँ अगर देखा जाए 46वें क्रम की बैठक है, और ये दिल्ली में आयोजित होगी। दिल्ली यानी हमारे अगर देखा जाए देश भारत में, और दिल्ली में एक जगह है भारत मंडपम। तो भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब इससे पहले हमारी 45वीं जो हुई थी, तो 45वीं हुई थी हमारी रियाद में, और रियाद अगर देखा जाए तो ये कहाँ है? सऊदी अरब में है। अब जो 46वीं बैठक हो रही है इसी के लिए प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की गई है। परी का आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे अगर देखा जाए सार्वजनिक जो कला होती है, जो भारतीय सार्वजनिक कला है, उसी की जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग अगर हम बात करें कि जो हमारी पेंटिंग्स होंगी, जो इंडियन जो हमारी पब्लिकली अगर देखा जाए पेंटिंग्स होंगी, तो उन्हें जगह जगह बनाया जाएगा। अब ये बनाने का काम कौन करेगा? ये करेगा संस्कृति मंत्रालय, और उसी के लिए संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू करा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय ने परी प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसके अंतर्गत सड़कों पर पेंटिंग बनाई जाएंगी। और क्योंकि ये है यूनेस्को के 46वें अगर देखा जाए जो भारत में आयोजन हो रहा है इसका सम्मेलन दिल्ली में, तो दिल्ली में जगह जगह अगर देखा जाए तो पेंटिंग्स बनाई जाएंगी प्रोजेक्ट परी के तहत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 133वें डूरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच कहाँ आयोजित होगा? तो अगर हम बात करें डूरंड कप, यह अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप का सबसे अगर देखा जाए तो ये सबसे पुराना कप है। एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना कप, और इस कप को अगर देखा जाए जो पहली बार ये हुआ था तो ये हुआ था 1818 में, और फर्स्ट टाइम अगर हुआ था तो ये हमारे देश शिमला में अगर देखा जाए, भारत में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। और अगर हम बात करें कि 2024 में जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है 133वें क्रम का। क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 133वें क्रम का डूरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच। अब यहाँ अगर देखा जाए इस मैच ये जो होगा डूरंड कप, ये हमारे 4 शहरों में होगा। अब 4 शहरों में होगा तो चारों शहर हमारे यही हैं, कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग। अब ये बात जो चल रही है, ये बात चल रही है उद्घाटन मैच की। तो उद्घाटन मैच अगर ये होगा तो ये अभी हाल ही में कोलकाता में, तो यानी ऑप्शन ए, तो कोलकाता में इसका उद्घाटन मैच भी है। और अगर हम बात करें इसका समाप्ति अगर देखा जाए, समाप्ति मैच भी अगर होगा तो वो भी हमारा कोलकाता में होगा। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, शिलोंग मेघालय में है, जमशेदपुर झारखंड में है। अगर हम बात करें कि कोकराझार कहाँ है, तो कोकराझार आपको याद रखना है कि कोकराझार आपका असम में है। तो ये स्थान चारों ही विशेष हैं क्योंकि यहीं चारों स्थानों पर 133वें डूरंड कप का आयोजन होगा, जिसमें उद्घाटन और समाप्ति मैच दोनों कोलकाता में ही खेले जाएंगे। और कोलकाता में अगर बात आती है तो एक स्टेडियम है साल्ट लेक स्टेडियम। तो साल्ट लेक स्टेडियम अगर देखें तो साल्ट लेक स्टेडियम में यहाँ पर फाइनल मैच होगा, यानी अंतिम समाप्ति मैच। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो अगर हम बात करें भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय केरल में है। और केरल में भी अगर देखा जाए तो एक जगह है कोझिकोड। तो कोझिकोड में जो हमारा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और इसी के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है स्पाइस अवार्ड 2024, और यह पुरस्कार जो मिला है, यह पुरस्कार मिला है स्वप्ना कलिंगन को। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
अब स्वप्ना कलिंगन को जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने स्पाइस अवार्ड दिया है, अब ये अवार्ड दिया है इन्हें स्पेशली फसल प्रबंधन के लिए। तो इनका नाम याद रखना है कि इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है, फसल प्रबंधन के लिए। अब इसके अलावा इसमें कुछ और नाम भी हैं, जैसे डॉक्टर उषा ठाकुर। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को विश्व हिंदी पुरस्कार मिला है, तो ये इसीलिए इनका नाम फेमस है, डॉक्टर उषा ठाकुर। और पी गीता को केरल का पहला पुरस्कार मिला है, के सरस्वती अम्मा पुरस्कार। तो पी गीता को ये मिला है, जो कि पहली बार ही मिला है। तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पाइस अवार्ड स्वप्ना कलिंगन, और ये त्रिशूर केरल की रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च की है? तो जीवन समर्थ परियोजना अगर देखा जाए ये LIC के द्वारा लॉन्च की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, LIC। अब जीवन बीमा निगम, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 के एक्ट या अधिनियम के द्वारा, और LIC ने ही हाल ही में जीवन समर्थ परियोजना शुरू की है, क्योंकि जिस तरह भारतीय परिवारों की ज़रूरत है उसी के आधार पर इसने कहा है कि हम अपने आप को स्वयं को बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे भारतीय परिवारों के अनुसार। तो इसीलिए उसके लिए LIC ने जीवन समर्थ योजना शुरू की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा HDFC है, इसने लक्षद्वीप में पहली ब्रांच खोली है, यानी प्राइवेट बैंकों में HDFC अगर देखा है पहला बैंक है जिसने आपका लक्षद्वीप में पहली ब्रांच खोली है। तो HDFC भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2005 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रियंका कानूनगो। तो इसकी स्थापना 2005 के अधिनियम से, और वर्तमान अध्यक्ष अगर कोई है तो वो है प्रियंका कानूनगो। अब जो यह आयोग है इसने झारखंड राज्य में, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है, कि झारखंड राज्य में अभ्रक की खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। बाल श्रम यानी अगर कोई बच्चा 14 वर्ष की आयु से कम का है तो वह बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। और बाल श्रम अगर देखा जाए ये स्पेशली खदानों में होता था, और ये जो खदानें थी वो थी अभ्रक की खदानें। और इसमें एक जगह है अगर देखा जाए कोडरमा, कोडरमा अगर देखा जाए ये स्पेशली अगर देखा जाए झारखंड में अभ्रक के लिए फेमस है, अभ्रक की खदानों के लिए। और अगर हम बात करें कि कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अभ्रक निकलती है, और इन्हीं अभ्रक की खदानों में जो बच्चे काम करते थे, तो इसी कारण इस आयोग द्वारा बाल श्रम मुक्त खदानें घोषित की गई है झारखंड में। और झारखंड के अभी हाल ही में CM बने थे हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन अगर देखा है झारखंड के अभी नए CM बने थे। और इसके अलावा हम देखें झारखंड में, तो झारखंड में सरहुल महोत्सव और श्रावणी मेला भी लगता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? अब यूपी के हाथरस में एक धार्मिक सभा हुई जहां पर भगदड़ मच गई, और उसमें लगभग अगर देखा है 125+ लोग मारे गए। अब इस दुर्घटना में किसकी गलती थी, इस बात के लिए एक जांच आयोग बनाया गया। अब इस जांच आयोग का जो अगर देखा जाए इसमें 3 सदस्य हैं, और इसमें जो अध्यक्ष होंगे तो वो हैं ब्रजेश श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये अगर देखा जाए तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में इस जांच आयोग का गठन किया गया, जिसमें कुल 3 सदस्य शामिल होंगे, और ये स्पेशली यूपी के हाथरस की भगदड़ के लिए ही बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो रथ यात्रा अगर देखा जाए ये हमारी उड़ीसा में हुई है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और उड़ीसा में भी अगर देखा जाए स्थान होता है एक पुरी। अब इस रथ यात्रा में आपने देखा होगा कि 3 रथ होते हैं। अब 3 रथ में अगर देखा जाए तो 3 रथ किस किस के होते हैं? एक तो होता है भगवान जगन्नाथ का, दूसरा होता है इनके भाई बलराम का, और तीसरा जैसे बीच में अगर देखा जाए बीच में होता है इनकी बहन सुभद्रा का, और एक तरफ होता है
इनके भाई बलराम जी का। तो 3 रथ होते हैं, एक प्रभु जगन्नाथ जी का, दूसरा इनकी बहन सुभद्रा और तीसरा इनके भाई बलराम जी का। अब तीनों रथों का रंग भी अलग अलग होता है और तीनों के नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जगन्नाथ जी का जो रथ होता है वो लाल और पीले रंग का होता है, और इसका जो नाम होता है वो होता है, रथ का नाम नंदी कोश। और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे सुभद्रा जी हैं, तो सुभद्रा जी का जो रथ का रंग होता है वो होता है लाल और काला, और इसका नाम होता है दर्प दलन। तो दर्प दलन अगर देखा जाए, इनके रथ का नाम है सुभद्रा जी के। और तीसरा हमारा जो बलराम जी का है, इनका लाल और हरे रंग का रथ होता है, और इस रथ का नाम होता है ताल ध्वज। तो यहाँ पर 3 रथ होते हैं इस यात्रा में, और तीनों अलग अलग होते हैं, और तीनों का रंग भी अलग है और तीनों का नाम भी अलग अलग है। तो ये आपको याद रखने हैं कि किसके रथ का क्या नाम होता है और उसका रंग कैसा होता है। स्पेशली नाम अगर देखा जाए, आपको नाम याद रखना है। तो ये थे गाइस आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।